तो आज हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणा देने वाली हिंदी कविता है। ये उन कविताओं में से है जिनकी पंक्तियां ना सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जीवन के अलग अलग पहलुओं पर एक नई रोशनी डालती हैं। इसमें बात की गई है महत्वाकांक्षा की, लेकिन जरा हटके, दिखावे से हटकर। चुनौतियां हैं, उनका सामना कैसे करें, अपनी पहचान असल में कैसे बनाएं, समाज में रहते हुए भी अपनी कीमत कैसे समझें, यह सब कुछ इसमें बुना हुआ है। तो हमारा इरादा है कि आज हम इस कविता की गहराइयों में उतरें, इसके रूपकों को समझें और देखें कि ये आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य संदेश हैं उन्हें निकालकर सामने रखें। बिल्कुल, और ये कविता इसलिए भी खास है क्योंकि ये सीधी सादी भाषा में बहुत गहरे अर्थ छिपाए हुए है ना। कवि ने रूपकों का, प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि नींव, मील का पत्थर, फिर आईना, मोती, जुगनू भी है। और इनके जरिए महत्वाकांक्षा, यथार्थ, पहचान, इंसानियत और हाँ, मुश्किलों में टिके रहने जैसे जरूरी विषयों पर बात की है। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ पंक्तियों का अर्थ न समझें, बल्कि ये भी देखें कि कवि पाठक को किस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है, किस तरह के जीवन जीने का सुझाव दे रहा है। हाँ। चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। हाँ। तो पहली ही पंक्तियां एक दिलचस्प विरोधाभास सामने रखती हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। ये तो सीधे सीधे बाहरी चमक दमक बनाओ, आंतरिक मजबूती की बात हो गई। ऐसा लगता है जैसे कवि कह रहा है कि भाई असली चीज वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जिस पर सब कुछ टिका है। क्यों? एकदम सही। ये महत्वाकांक्षा पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। देखिए, शिखर बनना, सफल होना, दिखना, ये तो स्वाभाविक इच्छाएं हम सब में होती हैं, लेकिन कवि तुरंत ध्यान उस चीज पर ले जाता है जो दिखती नहीं। वो है नींव। इमारत की बुलंदी नींव पर टिकी होती है, पर नींव तो जमीन के अंदर छिपी रहती है। तो कवि का इशारा शायद इस तरफ है कि सच्ची ताकत, चरित्र की गहराई, हमारे जो मूल्य हैं, हमारी मेहनत, ये सब अक्सर अनदेखे होते हैं, पर यही असली आधार है। सिर्फ बाहरी सफलता वो तो क्षणिक हो सकती है अगर नींव मजबूत ना हो। तो मतलब ये हुआ कि सफलता बुरी नहीं है, पर सफलता का आधार क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कवि ये भी कह रहा है कि हमें अपनी ऊर्जा बाहरी दिखावे पर खर्च करने के बजाय अपनी बुनियाद मजबूत करने में लगानी चाहिए? क्या ये है? हाँ, मुझे लगता है काफी हद तक यही बात है। ये असल में प्राथमिकता का सवाल है। समाज अक्सर शिखर को पुरस्कृत करता है ना, नींव को नजरअंदाज कर देता है। कवि हमें याद दिला रहा है कि अगर दिखने का ही शौक है तो उस अनदेखी पर अत्यंत महत्वपूर्ण चीज को देखो और समझो, यानी अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी जड़ों को, और यहीं से असली आत्मविश्वास और स्थिरता आती है। अच्छा, ये बात आगे की पंक्तियों में और खुलती है, जहां कर्मठता और प्रभाव की बात है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। यहाँ दो बिल्कुल अलग स्थितियां हैं। एक तरफ गति है, दूसरी तरफ स्थिरता, लेकिन दोनों में ही एक छाप छोड़ने की बात कही गई है। बिल्कुल, ये निष्क्रियता के खिलाफ एक जोरदार आवाज है। कवि कह रहा है कि जीवन में औसत बनकर मत रहो। अगर गतिशील हो, कर्मठ हो, तो इतने सक्रिय रहो कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा काम दूर दूर तक महसूस हो, जैसे वो धूल उड़ती है ना, आसमान पे छा जाती है। और अगर किसी वजह से स्थिर हो, कहीं ठहरे हो, तो वहां इतने महत्वपूर्ण बनो, इतने प्रासंगिक बनो कि लोग तुम्हें एक मानक माने, एक दिशा सूचक, एक मील का पत्थर माने। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे आंदोलन हो या ठहराव, एक अर्थपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने का आह्वान है। गुमनामी का कोई विकल्प नहीं दिया गया यहाँ। ये दिलचस्प है। यहाँ सिर्फ कुछ करने की बात नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने की बात है जिसका असर हो, जो याद रखा जाए। लेकिन क्या ये एक तरह का दबाव नहीं बनाता, हमेशा आसमान पर लिखना या मील का पत्थर बनना? ये थोड़ा हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसको दबाव की तरह भी देखा जा सकता है या फिर प्रेरणा की तरह भी। शायद कवि का मतलब ये नहीं कि हर कोई इतिहास ही रच दे, बल्कि ये कि हम अपनी क्षमता का जितना भी है उसका भरपूर इस्तेमाल करें, अपने होने का औचित्य साबित करें। चाहे हमारा दायरा छोटा हो या बड़ा, हम उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें और एक सकारात्मक प्रभाव डालें। ये बस औसत दर्जे की मानसिकता से ऊपर उठने की पुकार है। और शायद इसी प्रभाव और पहचान को मानवीयता से जोड़ने की कोशिश है अगली पंक्तियों में। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं,
आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। ये तो बहुत गहरी बात कह दी। सिर्फ मौजूद होना काफी नहीं है, इंसान होने का मतलब निभाना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ कवि दिखने और होने के फर्क को उजागर कर रहा है। सिर्फ दिखना यानी शारीरिक उपस्थिति या एकदम सतही पहचान वो पर्याप्त नहीं है। आदमी बनकर दिखने का अर्थ है मानवीय गुणों को, जैसे करुणा, सहानुभूति, ईमानदारी, साहस, इनको अपने आचरण में उतारना। ये प्रामाणिकता, जिसे अंग्रेजी में ऑथेंटिसिटी कहते हैं, उसका आवाहन है कि आपका व्यवहार, आपके कर्म, आपकी इंसानियत का सबूत दें। ये सिर्फ एक भूमिका निभाने के बजाय वास्तव में वो इंसान बनने की बात है जिसमें मानवीय मूल्य हों। तो ये एक तरह से हमारे चरित्र पर जोर है, और चरित्र की असली परीक्षा तो हम जानते हैं मुश्किल हालात में ही होती है। अगली पंक्तियां इसी तरफ इशारा करती हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। पत्थरों का शहर ये सुनकर ही एक कठोर, एक असंवेदनशील माहौल का एहसास होता है, और उसमें आईना बनने की बात, ये तो बड़ी चुनौती लगती है। बहुत बड़ी चुनौती है और उतना ही शक्तिशाली रूपक भी। पत्थरों का शहर वो दुनिया हो सकती है जो कठोर है, जो चोट पहुंचाती है, जो आपको तोड़ना चाहती है। ऐसे माहौल में आईना बनना, इसके कई मतलब निकलते हैं। एक, आईना आसानी से टूटता नहीं है, वो दबाव झेलता है, यानी मुश्किलों में भी अपनी अखंडता बनाए रखना। दूसरा, आईना सच्चाई दिखाता है, बिना किसी लाग लपेट के, जैसा है वैसा। तो मतलब ऐसे माहौल में भी अपनी सच्चाई, अपनी पारदर्शिता, अपने सिद्धांतों पर कायम रहना। और तीसरा, आईना खुद पर कुछ ओढ़ता नहीं, वो तो बाहरी दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। तो शायद इसका मतलब है कि कठोरता के जवाब में खुद कठोर न बन जाना, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और सच्चाई को बरकरार रखना। लेकिन क्या आईना बनना खतरनाक नहीं हो सकता? सच्चाई दिखाना पत्थरों के शहर में महंगा पड़ सकता है। क्या कवि यहाँ जोखिम उठाने की बात कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से इसमें जोखिम का तत्व शामिल है। सच्चाई दिखाना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, खासकर जब माहौल विरोधाभासी हो। लेकिन शायद कवि यही कह रहा है कि सच्ची पहचान और चरित्र इसी जोखिम को उठाने में है। आईना बनकर आप शायद लोकप्रिय ना हो, पर आप प्रामाणिक होंगे। ये एक तरह से नैतिक साहस की मांग है, दबाव में बिखरे बिना अपनी सच्चाई पर टिके रहना। ये लचीलेपन और आत्मजागरूकता का प्रतीक है। और शायद इसी आईने का एक और पहलू है दूसरों की भावनाओं को समझना, जो अगली पंक्तियों में आता है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। ये सहानुभूति की बात है, लेकिन बहुत गहरे स्तर पर। सिर्फ समझना नहीं, महसूस करना। हाँ, और यहाँ जो बिंब चुना गया है वो कमाल का है। मोमबत्ती का धागा यानी बत्ती, वो खुद जलता है, खुद को धीरे धीरे खत्म करता है ताकि रोशनी दे सके और मोम को पिघलाकर उसके अस्तित्व को सार्थक कर सके। कवि कह रहा है कि दूसरों का दर्द, उनकी जलन आप तभी सही मायने में महसूस कर सकते हैं जब आप सिर्फ दूर खड़े होकर देखने वाले न बने, बल्कि खुद उस अनुभव के ताप को, उस पीड़ा को महसूस करने के लिए तैयार हों। ये गहरी सहानुभूति है जिसे एम्पैथी कहते हैं, जिसमें आप खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके अनुभव को जीने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए ना अपनी अहंक की दीवार को थोड़ा पिघलाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे धागा जलकर मोम को पिघलाता है। ये बहुत मार्मिक है, खुद जलकर रोशनी देने जैसा। और रोशनी की बात आगे भी आती है, खासकर जब अंधेरा घना हो। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। ये तो निराशा में उम्मीद जगाने वाली बात है। बिल्कुल, वक्त की धुंध, ये अनिश्चितता, भ्रम, मुश्किल हालात का प्रतीक है। ऐसे समय में जब सब कुछ धुंधला लगे, कोई दिशा न दिखे, तब एक छोटा सा जुगनू भी बहुत मायने रखता है। उसकी टिमटिमाती रोशनी भले ही सूरज जितनी तेज न हो, पर वो अंधेरे को पूरी तरह हावी नहीं होने देती है। कवि यहाँ शायद ये कह रहा है कि मुश्किल समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं या हमारा प्रयास बहुत छोटा है। एक छोटी सी सकारात्मक पहल, उम्मीद की एक किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। और सिर्फ सहारा नहीं, दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकती है कि वे भी अपनी रोशनी जलाएं। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भी आह्वान है कि हम खुद अंधेरे का हिस्सा बनने के बजाय रोशनी का स्रोत बने, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो पहले नींव की मजबूती, फिर आईने की तरह सच्चाई, फिर धागे की तरह सहानुभूति, और अब जुगनू की तरह उम्मीद। ये सब आंतरिक गुणों की ही बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगली पंक्तियों मर्यादा और अंदरूनी कीमत पर ध्यान दिलाती हैं।
एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। यहाँ मर्यादा शब्द थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, मर्यादा शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक नियमों, नैतिक सीमाओं या फिर आत्म अनुशासन का प्रतीक हो सकता है। और मोती का रूपक भी बहुत गहरा है। मोती सीप के अंदर बनता है ना? बाहरी दुनिया की कठोरता से सुरक्षित। उसकी कीमत उसकी बाहरी चमक से ज्यादा उसकी आंतरिक संरचना, उसकी परतों में छिपी होती है। तो कवि शायद कह रहा है कि सच्चा मूल्य और सुंदरता अक्सर बाहरी दिखावे या सीमाओं को तोड़ने में नहीं, बल्कि उन सीमाओं यानी मर्यादा के भीतर रहकर अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने में है। जैसे सीप के अंदर रहकर मोती अपनी कीमत बनाता है, वैसे ही शायद हमें भी सामाजिक और नैतिक दायरे में रहकर अपनी सच्चाई, अपनी पवित्रता, ज्ञान और चरित्र को निखारना चाहिए। ये बाहरी स्वतंत्रता से ज्यादा आंतरिक समृद्धि पर जोर है। तो ये स्वतंत्रता बनाम अनुशासन का द्वंद्व नहीं, बल्कि अनुशासन के भीतर मूल्य गढ़ने की बात है। ये थोड़ा पारंपरिक सा लग सकता है आज के समय में। बाहरी थोपी हुई सीमाएं ही नहीं होता, ये स्वयं द्वारा निर्धारित नैतिक सीमाएं भी हो सकती हैं। तो कवि शायद ये कह रहा है कि सच्ची आजादी बेलगाम होने में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और नैतिक जिम्मेदारी के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को पाने में है। मोती बनने के लिए सीप का वो अनुशासन जरूरी है। इसी तरह एक महान चरित्र के निर्माण के लिए कुछ नैतिक अनुशासन आवश्यक हो सकता है। यह बाहरी अनुमोदन के बजाय आंतरिक सत्यनिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। ये आंतरिक सत्यनिष्ठा और मूल्य की बात आगे और भी खूबसूरती से आती है, जहां नाजुकता और दृढ़ता का एक अद्भुत संगम दिखता है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। ये पंक्तियां तो वाकई दिल को छू जाती हैं। आमतौर पर हम खिले फूल की सुंदरता देखते हैं ना, लेकिन यहां ध्यान टूटे पंखों पर दिलाया जा रहा है। ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत अनूठी दृष्टि है। समाज अक्सर सफलता को देखता है, यानी खिले हुए फूल को, और उसी की सराहना करता है। लेकिन कवि कह रहा है कि उस सफलता के पीछे के संघर्ष को देखो, उस प्रयास को देखो जो शायद सफल नहीं भी हुआ, जैसे तितली के टूटे पर। वो टूटे पंख शायद उस फूल तक पहुंचने की कोशिश में ही घायल हुए हों। यह हमें सिखाता है कि सुंदरता और प्रेरणा सिर्फ पूर्णता में नहीं होती। संघर्ष में, प्रयास में, यहाँ तक कि असफलता में भी एक कहानी होती है, एक गरिमा होती है। यह हमें उन लोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है जो कोशिश कर रहे हैं, भले ही वे अभी सफल न हुए हों। और ये नाजुक कलियों को, मतलब जो डर रहे हैं प्रयास करने से, ये संदेश देता है कि प्रयास करना, भले ही उसमें चोट लगे, वो खिलने से डरते रहने से बेहतर है। ये कोमलता के भीतर छिपी अदम्य इच्छा शक्ति का सम्मान है। वाह, मतलब सिर्फ परिणाम नहीं, प्रक्रिया और प्रयास का भी सम्मान करना। बहुत खूब। और अंत में कविता एक ऐसी चरम स्थिति का आवाहन करती है जहां व्यक्ति की पहचान इतनी गहरी हो जाए कि वो दूसरों में भी नजर आने लगे। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ये तो बहुत बड़ी बात है, अपनी छाप छोड़ना, एक आदर्श बन जाना। हाँ, ये व्यक्तित्व और प्रभाव की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। भीड़ में खो जाना तो बहुत आसान है। यहाँ कवि एक ऐसी अद्वितीय और प्रभावशाली पहचान बनाने की बात कर रहा है जो न सिर्फ आपको अलग खड़ा करे, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, इसके कई अर्थ हो सकते हैं जैसा मुझे लगता है। एक, कि आपका चरित्र, आपके गुण, आपके आदर्श इतने शक्तिशाली हों कि लोग अनजाने में ही दूसरों में भी वैसे ही गुणों की तलाश करें या आपकी अच्छाई की झलक देखें। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इतने प्रेरणादायक बने कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें, आपकी खूबियों को अपनाएं। ये सिर्फ पहचाने जाने से कहीं आगे की बात है। ये एक ऐसा स्थायी प्रभाव छोड़ने का आह्वान है जो दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करे, उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, नींव से शिखर तक, गर्द से मील के पत्थर तक, आईने से मोती तक, जुगनू से तितली के टूटे परों तक, और अंत में हर शक्ल में नजर आने तक, तो एक धागा साफ दिखता है। वो है बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक सच्चाई, चरित्र और प्रभाव पर जोर।
सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये कविता एक तरह से जीवन जीने की कला सिखाती है। ये कहती है कि महत्वाकांक्षा रखो पर अपनी जड़ों को मत भूलो, सक्रिय रहो या स्थिर पर प्रभाव डालो, इंसान बनो सिर्फ दिखो मत, मुश्किलों में टिके रहो, टूटकर बिखरो मत, दूसरों का दर्द महसूस करो, अंधेरे में रोशनी बनो, अपनी सीमाओं में रहकर भी मूल्यवान बनो, संघर्ष का सम्मान करो और अंततः एक ऐसी पहचान बनाओ जो प्रेरणा दे। ये होने की कविता है, सिर्फ दिखने की नहीं। हाँ, इसमें हर कदम पर एक चुनाव है। सतहीपन या गहराई, निष्क्रियता या कर्मठता, कठोरता या सहानुभूति, गुमनामी या पहचान, और हर रूपक हमें गहराई, प्रामाणिकता और एक सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। और अंत में जो सवाल आपने उठाया था आखिरी पंक्तियों को लेकर, वो वाकई सोचने लायक है। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। क्या ये सिर्फ अपने प्रभाव को फैलाने की बात है कि हम इतने आदर्श बने कि दूसरों में भी हमारी झलक दिखे, या इसका एक और गहरा अर्थ ये भी हो सकता है कि हम खुद अपने अंदर ऐसी दृष्टि विकसित करें कि हमें हर व्यक्ति में कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक, कुछ ऐसा दिख जाए जो हमारे अपने उच्चतम आदर्शों तुमसे मेल खाता हो। शायद ये दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की भी बात है। दूसरों में सिर्फ कमियां नहीं बल्कि संभावनाएं और अच्छाइयां देखना और उनमें अपने आदर्शों का प्रतिबिंब खोजना। ये व्यक्ति के प्रभाव और उसकी अपनी धारणा दोनों पर एक साथ टिप्पणी हो सकती है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।